गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय युवा साथियों, जो लेक्चर सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है, आज उसका तीसरा लेक्चर हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हम बेसिकली इस बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन किन पद्धतियों से और किन तरीक़ों से किया जाए जिससे कि हमारे परिणाम या हमारी प्राप्त जानकारी ज़्यादा विश्वसनीय और ठोस हो। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो अप्रोचेज़ हैं, दृष्टिकोण हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं ताकि आपके जो निष्कर्ष निकलें वो आपके विषय के नाम को सार्थक कर सकें। जी हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप फर्स्ट ईयर और उससे भी पहले शायद 11वीं या 12वीं क्लास पे भी आपने सुना और पढ़ा होगा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है, इसकी प्रकृति के बारे में। तो वर्तमान में पूरा जोर इस बात पर चल रहा है कि इसको विज्ञान माना जाए, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने कहा है कि इफ़ एंड बट की पॉसिबिलिटीज़ तो नेचुरल साइंसेज में भी होती हैं, तो राजनीति विज्ञान के साथ ये अन्याय क्यों? भले ये समाज विज्ञान है, लेकिन इसको विज्ञान माने जाने में कोई गुरेज या एतराज़ नहीं होना चाहिए। और जब किसी बड़े देश की राजनीति का अध्ययन किया जा रहा हो, मसलन भारत, हम आबादी की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो हमारे अध्ययन के विषय में जो जानकारियाँ हों वो विश्वसनीय हों, सटीक हों, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम और आप माने ना माने पर ये सच है, हम कई देशों के रोल मॉडल हैं। हमारी डेमोक्रेसी, हमारे संरचनाएं, हमारे सिस्टम, हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, हमारी न्यायपालिका, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया, हमारे संविधान के प्रावधान, हमारी उन्हें लागू करने की जो प्रक्रिया है वो, जनता का लोकतंत्र के प्रति समर्थन, ये कई ऐसे आयाम हैं जो कई विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए कौतूहल और सम्मान दोनों का प्रतीक बने। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की। मैंने आपसे कल भी कहा था अपने व्याख्यान में, शब्दों के पास जाइए, वो अपनी कहानी खुद कह देते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्रीय नाम से स्पष्ट है कि जैसा कि आप लोगों ने एमए प्रीवियस के पेपर थर्ड में ये पढ़ा है, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, और जहाँ तक जानकारी मेरी है ये आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है। ये चीज़ ये कहती है कि समाज में अनेक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, उनमें केंद्रीय भूमिका में राजनीतिक व्यवस्था है, और क्योंकि इसके पास निर्णय निर्माण करने की और उनको लागू करने की वैध बाध्यकारी शक्ति है। ये शब्द आपको पहचाने हुए लग रहे होंगे। जी हाँ, हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे चल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारी मात्रा में देश आज़ाद हुए, जिनको हम नव स्वतंत्र राष्ट्र भी कहते हैं, और इन नए आज़ाद हुए देशों में नए नए किस्म के राजनीतिक प्रयोग, मॉडल, व्यवस्थाएं उभर कर सामने आई। हम भी उनमें से एक थे। हालांकि आप कह सकते हैं कि भाई हमने तो ब्रिटेन का संसदीय मॉडल शासन के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ध्यान रखें, भारत के संसदीय प्रारूप में और ब्रिटेन के संसदीय प्रारूप में आपको ज़मीन आसमान के अंतर दिखाई देंगे। यहाँ अंतर का अर्थ कमी नहीं है, यहाँ अंतर का अर्थ मौलिकता से। जो ओरिजिनलिटीज़ या मौलिकताएं हमारे पास हैं वो शायद क्या यकीनन इंग्लैंड के पास भी नहीं है। हमने जिस बेहतर तरीके से
डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को अंजाम दिया है, उसके लिए निश्चित तौर पर आप और मैं अपनी पीठ खुद थपथपा सकते हैं, क्योंकि नेतृत्व शैली ने, जनता की निष्ठा ने, संरचनाओं ने भारत को एक विशिष्ट आकार और रूप दिया है। अब इस सिद्धांत की हम बात करें तो प्राचीन काल में आप अरस्तु को याद कीजिए। उसने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है और ये कहा है कि समाज के अंदर उसकी विभिन्न जो क्रियाएं हैं और अंत्यक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। किसी हद तक ये बात सही भी है। और अब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के समय की, तो कैटलिन, ये नाम सुना है आपने, शक्ति के अध्ययन के संदर्भ में आप याद करें, आपको नाम याद आ जाएगा। राजनीतिक शक्ति के विषय में, पावर का जो कंसेप्ट है उसके विषय में कैटलिन ने बड़ा प्रभावशाली काम किया है। वो ये मानते हैं कि किसी भी राज्य या समाज में शक्ति प्राप्त करने की व्यवस्था और उसका वितरण, ये अध्ययन का एक विशिष्ट पहलू होना चाहिए। किसी हद तक वो सही है। यहाँ पर ये जो दृष्टिकोण है, यानी राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण, ये इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक समाज में सत्ता तक पहुँचने के लिए, चाहे उसका रूप कोई भी क्यों ना हो, एक वर्ग विशेष भूमिका निभाता है और राजनीतिक प्रक्रिया उससे प्रभावित होती है। हम भारत की बात करें, मैं एक नाम आपके सामने और लेता हूँ। आप उस नाम को सुन के चौंकेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। आप लोगों ने बहुत उनका नाम सुना होगा, प्रोफेसर रजनी कोठारी। ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर निर्णायक काम किया है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्रोफेसर कोठारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त किए हुए भारत के राजनीति वैज्ञानिक हैं और जाति पर जो उन्होंने कार्य किया है वो वाकई दुर्लभ है। अब अभी आप देख रहे होंगे कई राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आप पिछले कुछ महीनों के अखबार उठाइएगा और थोड़ा सा नेट खर्च कीजिएगा। मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंच आपकी होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। आप उस पर सर्च कीजिएगा कि जहाँ जहाँ टिकट दिए गए हैं जिन जिन उम्मीदवारों को, वहाँ उनकी जाति विशेष के कितने लोगों की आबादी में हिस्सा है। दूर ना जाएं, आप राजस्थान की बात करके देखें। जाति एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। और दूसरा पहलू, ये जो सामाजिक व्यवस्था है जाति आधारित, ये राजनीतिक प्रक्रिया पर असर डालती भी है और उससे प्रभावित होती भी है। दोनों बातें। अब ये कैसे इस कार्य को अंजाम पर दिया जाए या अध्ययन में जोड़ा जाए कि समाज के विभिन्न वर्गों को, इसमें धर्म भी आता है, आर्थिक स्थिति भी आती है, सामाजिक संरचनाएं भी आती हैं, जातियां, उपजातियां, वर्ग, भाषा, ये सब इसका पार्ट है। समाज अपने आप में बहुत बड़ा संप्रत्य है और ये जो समाज शास्त्रीय और राजनीतिक प्रक्रिया है, इनके जो अंतर संबंध हैं, उसका अध्ययन इस अध्ययन दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। अब इसमें विषय को पकड़ने के लिए, याद करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां, खास तौर से समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग अधिक होता है। आप लोग के पास, कईयों के पास मैं समझता हूँ बीए में सोशलॉजी होगी, और जिन पर ना भी रही हो, थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें और विषयों की भी होनी ही चाहिए। वो इस बात को समझ पाएंगे कि सोशल रिसर्च या सामाजिक शोध में जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां हैं, उनमें से अधिकांश समाजशास्त्र की देन है। इसको आप यूँ समझें कि सबसे पहले समाजशास्त्र ने अपने प्रयोगों में उनका इस्तेमाल किया, निष्कर्ष निकाले, जांच की, निष्कर्ष बदले, पुरानों को चुनौती दी, नए निर्माण किए,
निर्णय खुद बदले, यानी सारी प्रक्रिया उन्होंने एक राजनीतिक नियम निर्माण के आधार पर करने के प्रयास किए। नए सिद्धांत खोजे, नए फार्मूले बनाए, नए दृष्टिकोण बनाए, नए नियम बनाए, और बाद में फिर हमने बहुत सी चीज़ें समाजशास्त्र से उधार ली। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये केवल उधार लिया है, केवल उधार है, लेकिन हाँ, हमने उसमें मौलिकता अपनी दिखाई है। चाहे वो तथ्यों का एकत्रीकरण हो, तथ्यों का विश्लेषण हो, तथ्यों का मूल्यांकन हो, इन सब में हमने समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ प्रयोग की हैं, लेकिन उनका प्रयोग हमारा मौलिक रहा है। इसके आधार पर ये जो अध्ययन पद्धति है, इसका भारत में प्रयोग किया जा रहा है। जाति तो मैंने आपको एक उत्सुक दिया है, इसके अलावा भी आप पाएंगे शिक्षा का स्तर, स्त्री पुरुष भागीदारी, मतदान में स्त्रियों की भूमिका, उनकी रुचि, उनका शिक्षण स्तर, ये सारे के सारे समाजशास्त्र के विषय हैं। और ये जो राजनीतिक समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति है, ये इस बात पर बल देती है कि इन दोनों के अंतर संबंधों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा विश्वसनीय हो सकता है। धन्यवाद।